इसमें यहाँ जी देखिए दो बातें हैं जो बहुत हमें ठीक से समझनी है। सनातनियों ने खुशी मनाई, इसमें किसी को ऐतराज नहीं है, सबको खुशी हुई, मनाई भी, बिल्कुल सही बात है। सबके आस्था का मामला था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सब समाज के, सारे हिंदू समाज के, सनातनी समाज के लोगों की भावनाओं को समझा, फैसला दिया और वो जमीन पे उतरा थी। ये लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल हैं और जिस जनमानस ने इनको राज्य करने का, जनमानस के जीवन में बदलाव करने का दायित्व दिया है, क्या वो राम मंदिर भर तक ही सीमित है और कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये सनातनी जो हिंदू हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, इनके जीवन में जो बदहाली है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या भाजपा ये मानती है अपनी? जी भाई किसान बदहाल रहेगा, आप उस पर कोई काम नहीं करेंगे। हम आपसे ये जो ये सनातनी है, ये भी हिंदू ही है। इनके बच्चों की शिक्षा नहीं हो रही है, उससे इनके जीवन नरक हो गया है। किसानों को अपना मूल्य नहीं मिल रहा है, अस्पताल में दवा नहीं हो रही है। तो भाई हम इस बात को, आपकी उपलब्धियों को हम नकारते नहीं है, लेकिन इन आम जनमानस के जीवन को जो बदहाल कर रखा है, रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, इन मुद्दों पे भी तो हमने वोट दिया है आपको, जो जनता ने वोट किया है। और जनता अगर ये आपसे सवाल करेगी और उस सवाल पे आप सिर्फ मंदिर की बात करके खत्म कर देंगे, तो क्या ये न्याय संगत है? क्या ये तर्क संगत है? और क्या ये ईमानदारी है? नहीं, हमें अच्छा मैं कितनी देर पूजा करूंगा, किस दिन उपवास करूंगा, ये भी क्या भाजपा ही तय करके बताएगी स्नेहा जी हमको? बिल्कुल, बड़ा सवाल है ये। आस्था हमारी कितनी है और हम अपनी आस्था को हम किस तरीके से अपने साथ, हम उसमें अपने इष्ट के साथ, अपने प्रभु के साथ, अपने भगवान के साथ हम कैसे मिलेंगे, कैसे झूमेंगे, कैसे नाचेंगे, अब ये भी तुम ही तय कर दोगे। ठीक है। अगर आज भगत सिंह जी, मैंने एक दिन जिक्र किया था, ये संविधान सभी तरीके की मान्यताओं को बराबर देता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को मानते हैं कि नहीं? क्या हमारे संविधान में भी ये लाइन जोड़ दीजिए कि हम आपको आस्था भी अब हम ही सिखाएंगे। भाई कौन आदमी कब मंदिर जाएगा, कब पूजा करेगा? हम राजनीतिक लोग हैं स्नेहा जी, और अगर हम राजनीतिक दायित्वों का निर्वाह करते हैं, हम अपोजिशन में हैं और जनता के सवाल उठाते हैं, तो तुम हम पे राम का सवाल उठाते हो। और आप कहो कि हम आपको हिंदू नहीं मानते, सनातन नहीं मानते, तो बात समझ में आए। भाई अगर हम अपना कर्तव्य निभाते हैं, अपनी जिम्मेदारी से हम अपनी बात रखते हैं, तो आप हमें राम के किनारे ले जाते हैं कि आप राम के साथ घूमे नहीं। वो कार्यक्रम पूरा आपने देखा स्नेहा जी, वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी का मंच लग रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी का अभी सुभाषपा स्नेहा जी मंदिर बन गया है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और ये लाखों साल तक रहेगा। लोग आते जाते रहेंगे, जिसकी जब अपनी मर्जी होगी, और भगवान जब जिसको बुलाएंगे, क्या किसी के पैर रुक सकते हैं जब प्रभु जिसको बुलाए? तो भगवान को बुलाने दीजिए, आप काहे बुलाने पे लगे हैं? हमारे और हमारे भगवान के बीच में आप क्यों आके खड़े हो जाते हैं? नहीं, अब हम और हमारे भगवान में हम किसी दलाल की, मीडिएटर की, मध्यस्थ की, हमारे और हमारे भगवान के बीच में तो कम से कम इसमें आज, अरे ये तो भाई समाजवादी पार्टी पुरानी आदत है, दलाल भगवान के बीच बुरी बात नहीं है। हमें लगता है कि हमें निपटने थे। आप तो राजनीति की बात करें, आप बेरोजगारी की बात करें, आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, महिलाएं आपके राज्य में सबसे ज्यादा असुरक्षित है, आप उस पर बात करें। किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहा है, उससे बात करें। जो राजनीतिक विषय है उस पर भी जवाब दे दे भाई, हमारे और भगवान के बीच में मत खड़े हो आप। नहीं, विवेक जी ने बहुत अच्छी बात अपने तरीके से रखी, बहुत शालीनता से आप बोले। विवेक जी को मैं 2-3 बातें, जैसे एनसीआरबी के आंकड़े 2024 के जो अभी 2023 के जारी किए हैं, उसमें ये आंकड़े हमारे नहीं है, आपकी सरकार के हैं। उत्तर प्रदेश देश में महिला उत्पीड़न नंबर 1 है, वो आंकड़े मेरे नहीं है। विवेक जी को 2 मिनट उस पर भी बात करनी चाहिए कि ठीक है, अगर पिछले साल ज्यादा हुए तो हम उसे सुधारेंगे, बात उस पर होनी चाहिए या नहीं? स्कूलों में अध्यापक नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही,
आज गरीब और अमीर के बीच में स्नेहा जी, आज से 20-25 साल पहले जो गांव में प्राइमरी में जो बच्चे पढ़ते थे वो भी आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर बन जाते थे। आज वो संभावनाएं हमने खत्म कर दी। आज सारी संपत्ति पूरे देश की गरीब अमीर के बीच में खाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है जो इस देश के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया है। 12 से 14 लाख करोड़ के आसपास तुमने 8 साल में विश्व बैंक से लोन ले डाला। अब 80-85% जो हमारे देश की कमाई है वो ब्याज में जाएगी। आपका जो प्रबंधन है, जो सरकार चलाने के जो तौर तरीके हैं, उससे पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन हर बात हम धर्म और भगवान के पीछे ले जाके छुपा दें, ये भी बहुत राजनीतिक ईमानदारी नहीं है ये। बिल्कुल, धन्यवाद। जो दिल्ली में एक किसान आंदोलन चला और उसमें करीब 700 किसान शहीद हुए, कहाँ? ये भी देश याद रखेगा श्रीवास्तव। तो दिल्ली के अंदर किसानों के जो कृषि अधिग्रहण, ये जो कृषि बिल लेके आए थे 3, जिसमें लगभग पूरे देश में 1000 किसान शहीद हुए, ये भी ये देश भूलेगा नहीं। दूसरी बात, जब इन्होंने 3 बार भूमि अधिग्रहण बिल जब ये पास नहीं कर पाए पार्लियामेंट और राज्यसभा में, तो ये इन्होंने अपनी जहां पे सरकारें थी वहां पे इन्होंने बिल पेश बदला। जबरदस्ती जमीन लेने का इन्होंने तरीका ढूंढा। तीसरी चीज, जो किसानों के साथ जो हमदर्दी है, मंदसौर में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहां पे गोलियां चलाई। स्नेहा जी, हम तो वो लोग हैं, जब केरल के अंदर समाजवादी सरकार थी और हमारी सरकार के नेतृत्व में कुछ किसान शहीद हो गए थे, तो लोहिया जी ने जाके समाजवादियों की अपनी सरकार गिराई थी। श्रीवास्तव जी पढ़ लें इस चीज को। हम लोग, आप हमारे समाजवादी विचार में सवाल उठा सकते हैं, आप हमारे ऊपर सवाल करें, ये आपका दायित्व है। लेकिन जो राजनीति में हमने मूल्य स्थापित किए, लोकतंत्र को जमीन को उतारने के लिए जो कुर्बानियां समाजवादियों ने दी, किसी ने नहीं दी। अखिलेश कटियार जी, एक सवाल है। हम एक बात पूछते हैं, आज आप ये बात क्यों स्वीकार नहीं करते कि हाँ एनसीआरबी का आंकड़े उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है? आप धान पे बोनस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देते, उत्तर प्रदेश में नहीं देते। और यहाँ पे एक इनकी सरकार का एक बड़ा अजीब सा कारनामा है, आपको जानकारी दूं। जब इन्होंने चुनाव लड़ा था एमएसपी प्लस 50% का, जब इन्होंने वो दिया और किसान जब इसी बात को लेके सुप्रीम कोर्ट में गए, तो चट्टोपाध्याय जी जो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी उसमें जस्टिस थे, उसमें इन्होंने राइटिंग में कहा कि वो हमने ऐसे ही बोला था, हम नहीं दे सकते। जैसे कह दिया था 15 लाख रुपए का जुमला था, हम नहीं कर सकते। ये वो लोग राजनीति करते हैं जो अपने बातों को जुमला कहते हैं। भाई स्नेहा जी, हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता की अदालत सर्वोपरि है। हम उनके मुद्दे, हम जो जनता का जो हमने जिम्मेदारी राजनीतिक जीवन में आके लिए, हम उसको उठाने का काम करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हमको तो वहां के आदिवासी लोग वोट कर रहे हैं, हमको पिछड़े लोग वोट कर रहे हैं, तुमको कोई वोट नहीं करता है। ठीक है, हम चुनाव हारे हैं, लेकिन तुम्हारी गलत नीतियों का पर्दाफाश करना हम छोड़ेंगे को थोड़ी। स्नेहा जी, गठबंधन बनते हैं, इस देश में एक लंबी परंपरा है गठबंधन के सरकारों को चलने की। और गठबंधन में जो लोग अपने को सहज महसूस नहीं करते या जिनके राजनीतिक हित उनको लगता है कि हमारे ठीक से नहीं सज रहे हैं, वो गठबंधन से दूर भी हो जाते हैं। और समाजवादी पार्टी के ये जो गठबंधन इंडिया अलायंस है जी, इसमें हम लोग बैठक करते हैं, बातचीत करते हैं, किसी नेता की असहमति आती है वो फिर आपको मीडिया में भी मिलती है। भाई इंडिया गठबंधन भी, हालांकि हमें लगता नहीं कि मुझे उस पर बोलना चाहिए, लेकिन उनकी कोई बैठक नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई एजेंडा नहीं, कुछ नहीं, एक तरफ से फैसला आ जाएगा, दूसरी तरफ हो जाएगा। तो ये हम लोगों के संगठन जो गठबंधन है, इनमें दलों की अपने निजी फैसले हैं, वो रह भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। ठीक, दीजिए जवाब। कई गंभीर आरोप लगे। पहले तो मैं शुरू करता हूँ यादव जी से। नीति और सिद्धांत की बात, राजनीतिक प्रतिबद्धता की भी बात, कम से कम आप तो नहीं करें। कहाँ जीते हो, कहाँ बैठे हो, कब किसको गाली देते हो, कब किसको बुरा भला कहते हो, फिर कब उनकी तारीफ में खड़े हो जाते हो, यही प्रतिबद्धता है। कम से कम ये बात आपको तो शोभा नहीं देती है। भूमि अधिग्रहण का जो बिल है, C2 प्लस 50% पे बीजेपी का जो अध्यात्म सर्टिफिकेट है, और किसान कृषि बिल वापस किया। श्रीवास्तव जी ने अपनी बात कह दी, लेकिन उन्हें
शायद ये नॉलेज नहीं है कि भूमि अधिग्रहण बिल 2014 के पहले जो नया बना था उसको कैसे बीजेपी ने अपने भाजपा शासित राज्यों में उसे डिनोटिफाइड किया है। उसका कहेंगे तो मैं उन्हें उस गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन राज्य सरकार के भेज देंगे, पढ़ लें उन्हें, फिर जवाब अच्छे से देंगे। ये एक बात तो ये हो गई यादव जी की। आगे आता हूँ सुनील जी की बात पे। सुनील जी ने एक बड़ी बात कही स्नेहा जी, अगर आप इस पे ध्यान करें, ये बहुत बड़ा आरोप है हिंदू धर्म गुरुओं पे। हिंदू शंकराचार्य ये कहते हैं कि वो हिंदुओं की बात ही नहीं करते, इस देश में कोई मंच ही नहीं है। मतलब जितने मत, ये मैंने कब कहा अखिलेश जी? ये आप शंकराचार्य जी को गिरफ्तार करवाते हैं और किस मुंह से उनकी दुहाई देते हो आप? का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। हाँ, ये मैंने कहा, मैं सही कह रहा हूँ, अभी भी तटस्थ हूँ अपनी बात पे। जो शंकराचार्य है, जो मठ है, ये सब वो हिंदू का काम नहीं कर रही है। मतलब अब आप धर्म, अब एक काम करिए, भारतीय जनता पार्टी को एक मठ घोषित कर दीजिए, फिर बाकी छोड़ देगा, और बाकी शंकराचार्य इनको हटा दीजिए। वन नेशन वन शंकराचार्य भी ले आइए, मंदिर मस्जिद का सब करके भाजपा में मिले कर दीजिए। भाई अब ये भी आप ही बताएंगे कि शंकराचार्य कैसे काम करेंगे, ये जो धर्म गुरु कैसे काम करेंगे, और ये सब कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट भी आप ही दे रहे हैं। ये तो बड़ी कमाल की बात है भाई। ये मैं तो ये बयान नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने जिन लोगों ने पूरे जीवन धर्म और धर्म संस्कृति समाज के लिए दिया है, उनके काम को मैं सिरे से तो नहीं नकार सकता इसमें। ठीक है, विवेक जी के सवालों का जवाब देखिए विवेक जी आपके सवालों का जवाब पहले ले लें अखिलेश जी से, फिर आपका पक्ष जाने। जी अखिलेश जी। रही बात जो विवेक जी ने कही हम लोगों के राजनीतिक उस पे कि भाई हम किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं और क्या हमारा रहा है राजनीति इस देश में, अगर लोकतंत्र को किसी ने ठीक से समझ के राजनीतिक मूल्यों के लिए संघर्ष करने का काम अगर इस आजादी के बाद किसी विचारधारा के नाम पे है, तो वो सिर्फ समाजवादियों के नाम पे है। समाजवादियों के तरीकों पे आप सवाल उठाएं, वो ठीक है, लेकिन जो राजनीतिक उपलब्धियां समाजवादियों के खाते में पूरे देश में हो, देश में किसी के पास नहीं। अच्छा, एक बात आप बताएं, प्रज्ञा ठाकुर को टिकट देके सांसद में देना कौन सा धर्मवाद है? चार धारा को छोड़ देना, ये राजनीति भी नहीं है ना श्रीवास्तव साहब। सुनील जी किसानों की बात कर रहे हो, जरा एक चीज की जानकारी तो आपको जरूर होगी कि हीरे पे जीएसटी कितनी है और कृषि में उपयोग होने वाले खाद, बीज, डीजल, ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के पार्ट पे जीएसटी कितनी है। लेकिन वर्तमान सरकार की नीति की बात कर रहा हूं मैं, और कोई बात नहीं कर रहा। मैं नीति अलग है, राजनीति में राजनेताओं के कर्तव्य अलग हैं, उन्हें अपने कर्तव्यों का जनहित के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जनता में खुशहाली आए, बदहाली खत्म हो, उसके विकास के रास्ते हो। और इन्हीं के सरकार का डेटा है कि किसान 23 रुपए में जीवन जीता है, वो कितना संपन्न होगा। 23 रुपए का मतलब है महीने में 1000 रुपए नहीं बनते। तो ऐसी बदहाल जीवन में जहाँ पे हर दिन में 10 किसान लगभग आत्महत्या कर रहे हैं, ये इसी रास्ते से ये देश भी विकसित बनेगा और सब कुछ यहाँ बदल जाएगा। ये तो उतना ही झूठा है जितना रेत से तेल निकालने की कल्पना की है। धन्यवाद। ये जानकारी कर लेना तो आपको ये आइडिया जरूर लग जाएगा। मैं किसान